जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को दिन और रात कैसे होता है इसके बारे में बताया था, और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सूर्य के संरचना के बारे में बताएंगे कि सूर्य के अंदर क्या क्या होता है और इसकी कितने परतें होती हैं, इसके संरचना को कितने भागों में डिवाइड करके और अध्ययन किया जाता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, और कोई भी चीज़ आप लोगों को समझने में कहीं भी परेशानी आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब समझते हैं कि सूर्य के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, और तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसका अपना खुद का तापमान होता है और प्रकाश होता है। अब हम लोग अपने सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सूर्य की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और सूर्य की संरचना को हम लोग अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांट के और फिर अध्ययन करेंगे। सूर्य की आंतरिक संरचना और सूर्य की बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक आलू ले रहे हैं, तो आलू को जब हम ऊपर से देखेंगे तो या तो हमें लाल दिखाई देता है या तो हमें वो सफ़ेद दिखाई देता है, और जब उसको काट देते हैं तो काटने के बाद अंदर की जो हमें परत उसकी दिखाई देती है उसको हम लोग आंतरिक भाग कहते हैं, और जो बाहर से हमें पूरा गोल आलू दिखाई दे रहा था उसको हम लोग बाह्य भाग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जब सूर्य को समझेंगे तो आंतरिक भाग वह भाग है जो हमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा भी हमें दिखाई नहीं देगा बिना उसको काट के देखे हुए, और जो बाह्य भाग होगा वो हमें बाहर से दिखाई देगा। तो जो आंतरिक भाग होता है सूर्य का, उसमें तीन चीज़ें होती हैं: कोर और विकिरण क्षेत्र और संवहनी क्षेत्र। कोर, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। कोर को सूर्य के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र वह हिस्सा होता है जो बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। अब केंद्र के जस्ट बाद में जो होता है, केंद्र से थोड़ा और जो हम लोग ऊपर की ओर निकलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सूर्य का केंद्र है। ये हो गया, इतना छोटा सा केंद्र हो गया। और इसके बाद क्या होगा, जब इससे हम लोग केंद्र से थोड़ा और दूर जाएंगे, यहाँ से जब थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो ये वाला एक भाग होगा जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विकिरण क्षेत्र के नाम से जानेंगे। और उसके बाद का जो एक भाग होगा जिसको हम लोग संवहनी क्षेत्र के नाम से जानेंगे। तो सबसे अंदर केंद्र होता है, और केंद्र के बाहर विकिरण क्षेत्र, और विकिरण क्षेत्र के बाहर, जैसे हम केंद्र को अगर सी से नाम दे रहे हैं, ये हो गया केंद्र, और उसके बाद से जो विकिरण क्षेत्र है उसको हम लोग रेडिएशन जोन आर से नाम दे दिए, और उसके बाद जो है संवहनी क्षेत्र, उसको हम लोग कनेक्टिव जोन के नाम से यानी सी नाम दे देते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसकी बाह्य की जो बाहर से हमें दिखाई देता है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो बाहर जो दिखाई देने वाला जो बिल्कुल जो हमें वाइट सा चमकता हुआ दिखाई देता है उसको हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे फोटोस्फीयर का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो प्रकाश मंडल जो हमें सूर्य एक बिल्कुल दिखाई देता है गोल सा चमकता हुआ, उसके बाहर जो लपट होती है, जो उसका प्रकाश होता है वो भी हमें दिखाई देता है, उसको हम लोग वरमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और क्रोमोस्फेयर के बाद किरीटी आता है जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ये क्या होता है, जो वरमंडल है इससे बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो ये जो बाह्य संरचना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और आज के वीडियो में बस मैं आप लोगों को आंतरिक संरचना के बारे में ही बताऊंगा। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। जो कोर है, कोर को हम यहाँ पे बना रखे हैं। अब इसको ये मान लीजिए अपना सूर्य था, इसको हम काट दिए हैं बीच में से, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो कोर है, कोर का तापमान जो होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। हम एम से एम मतलब मिलियन, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे जो चूँकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। और प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसका जो मतलब न तो द्रव की तरह बहेगी और न ही ठोस की तरह से वो जमा रहेगी। तो मतलब न तो बह सकती है और न ही बिल्कुल ठोस हो सकती है, यानी कि अगर
हम इसको बात करें, जैसे आप मान लीजिए कहीं खेखार के थूक देते हैं, तो क्या वो थूकने पे बहने तो लगता नहीं है, वो अगर हम लोग उसमें हाथ ऊपर से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, जमा हुआ, और लेकिन बहने का उसमें गुण नहीं होगा। तो अगर कोई प्लाज्मा अवस्था है उसमें आप अगर उंगली डालेंगे तो ऊपर से तो आपको वो ठोस दिखेगा, लेकिन जैसे आप अपना उंगली उसमें डालेंगे वो धंस जाएगा। तो वो जो अवस्था होती है उसे प्लाज्मा अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा अवस्था ऐसे जगह पे उत्पन्न होती है जहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो। उस अवस्था में, उस तापमान पे प्लाज्मा अवस्था बनती है किसी भी पदार्थ की। उसके बाद बात करें कि रेडिएशन जोन क्या होता है, तो रेडिएशन जोन कोर के बाद का जो क्षेत्र होता है उस रेडिएशन जोन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से गामा किरणें और एक्स किरणें और फोतान निकलता है। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरण सूर्य से निकलने वाली ऐसी किरण होती है जिसका जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद निकलती है एक्स किरण। तो एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो गामा किरणों से कम होता है। और फोतान मतलब प्रकाश की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो जाती है अपने साथ गर्मी लेके जाती है, जिसे हम लोग फोतान के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें कनेक्टिव जोन की, तो कनेक्टिव जोन जो होता है इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो सेल का हाइड्रोजन सेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सेल कहने का मतलब वो एक चैम्बर के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोजन सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें कि कुछ प्रकाश की यहाँ से जो कुछ किरणें ऐसी निकलती हैं रेडिएशन जोन से, जो कि कनेक्टिव जोन को चीर करके और बाहर की ओर निकल जाती हैं। जब ये कनेक्टिव जोन को चीर के बाहर की ओर निकलती हैं तो इन्हें सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जो किरणें रेडिएशन जोन से निकल के जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वो रेडिएशन जोन से निकल के कनेक्टिव जोन को चीरते हुए बाहर की ओर निकल जाती हैं, उन्हें सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। अब सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी इन किरणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है अपनी ओर। लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये सारे मंडल हैं जो कि इसमें से उन किरणों को जिसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है उन्हें क्या करते हैं, पृथ्वी पे नहीं आने देते हैं, ऊपर से ही उन्हें वापस दूसरे जगह भेज देते हैं। तो जो ये प्रकाश ज्वाला जो निकल रहा था, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान की ये किरणें थी, तो ये जब पृथ्वी के ऊपर से ये निकलती है, मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, तो इन्हें हम लोग, ये जो सौर ज्वाला जब ये पृथ्वी से ऊपर या नीचे की ओर जाता है तो इसे अरोरा के नाम से जाना जाता है। और जब ये उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो उसे अरोरा बोरियोलिस का नाम देते हैं। और जब दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है तो चूँकि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इसलिए इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहीं भी पृथ्वी के ओजोन मंडल पे जब घर्षण होगा, जहाँ से ये किरणें वापस लौट के जा रही हैं ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर जा रही हैं, पृथ्वी पे नहीं आ रही है, तो ये टकराएंगी। तो घर्षण होगा। घर्षण की वजह से क्या होता है कि आवाज़ निकलता है, जिस आवाज़ को व्हिस्लर के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी का जो समताप मंडल है, वहाँ पे जब सौर ज्वाला की किरणें आके टकराती है तो घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण के कारण जो आवाज़ निकलता है उसे व्हिस्लर के नाम से जाना जाता है। तो ये ये प्रश्न भी एक बनता है कि व्हिस्लर जो आवाज़ बनता है वो किस स्थान पे बनता है। तो व्हिस्लर जो आवाज़ बनता है वो सौर ज्वाला और पृथ्वी के समताप मंडल के कारण, समताप मंडल की में जब घर्षण होता है तो जो आवाज़ निकलती है उसे व्हिस्लर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें एक सोलर स्पॉट क्या होता है। तो जो सौर ज्वाला निकल रहा था यहाँ से कनेक्टिव जोन को चीरते हुए, यहाँ पे जिनका तापमान, कुछ किरणें होती हैं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो कुछ दूर तक जाके, और जैसे मान लीजिए ये देखिए कि कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो कुछ दूर तक जाके फिर वापस आने लगती हैं इसी के ओर, यानी कि केंद्र की ओर ही फिर जब वो वापस आने लगती हैं
तो वो जो किरणें जब वापस आती हैं तो ये कनेक्टिव जोन की दीवारों पे धब्बा बनाती हैं, जिसे हम लोग सोलर स्पॉट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये सौर ज्वाला को सोलर फ्लेम के नाम से जानते हैं, और यही सौर ज्वाला जब वापस आ रही है तो स्पॉट बनाते रही, तो इसे सोलर स्पॉट के नाम से, यानी कि सोलर स्पॉट यानी धब्बा के नाम से जाना जाता है। और जो सोलर स्पॉट जो बनने की ये क्रिया होती है वो 0 डिग्री से लेके और 40 डिग्री के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य का केंद्र था, तो अगर हम केंद्र पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और एक वर्टिकल लाइन खींच दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन होगी ये 0 डिग्री की होगी और ये वाली जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। तो जो ये सोलर स्पॉट बनने की घटना होगी वो 0 और 40 डिग्री के बीच में होगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा दिखा दिया है, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ पे होगा तो इसके नीचे हमें दिखा, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा कि ये 40 डिग्री है यहाँ पे। तो 0 और 40 डिग्री के बीच में सोलर स्पॉट हमें देखने के लिए मिलता है। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि अपने सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 13 लाख किलोमीटर है, और सूर्य का जो कुल द्रव्यमान का 70.6% है वह हाइड्रोजन का है, और 27.4% हीलियम पाया जाता है सूर्य में। सूर्य के अंदर 70.6% हाइड्रोजन गैस और 27.4% हीलियम गैस पाया जाता है। सूर्य क्या है, एक मध्यम आयु का तारा है। अब उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है वो समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हमें आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।